छात्रों, रयत शिक्षण संस्था के श्री छत्रपति शाहू हाई स्कूल व जूनियर कॉलेज बारामती में मैं प्राध्यापक शिंदे एस आप सभी का स्वागत करता हूँ। कक्षा 12वीं विषय हिंदी युवक भारती का आज मैं आपको 8वां पाठ जिसका नाम है सुनो किशोरी और लेखिका है आशा रानी होरा, इनका पहला भाग मैं आज आपको पढ़ाऊँगा। सबसे पहले हम लेखक का परिचय देखते हैं। तो देखिए, लेखक का नाम आशा रानी होरा, जन्म 7 अप्रैल 1921, निधन 2009। प्रमुख कृतियाँ: भारत की प्रथम महिलाएं, स्वतंत्रता सेनानी, लेखिकाएं, क्रांतिकारी किशोरी, स्वाधीनता सेनानी, लेखक पत्रकार आदि। विशेषता: आपने आधुनिक हिंदी साहित्य में नारी विषयक लेखन को समृद्ध किया। लेखन में नई धारा का जन्म, विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी रही महिलाओं के जीवन संघर्ष को चित्रित किया और वर्तमान नारी के वर्ग के सन्मुख उनके आदर्श प्रस्तुत किए। विधा परिचय: पत्र लेख शैली में लिखा गया निबंध। पाठ परिचय देखिए। लेखिका ने अपनी इस नवीनतम पत्र शैली में किशोरियों की शंकाओं, प्रश्नों एवं दुश्चिंताओं का समाधान एक माँ, अंतरंग सहेली और मार्गदर्शिका के रूप में किया है। किशोरियों के हृदय में झांककर मित्रवत उन्हें उचित अनुचित, करणीय अकरणीय का बोध कराया है। हमारे देश की नई पीढ़ी पश्चिमी देशों से आ रहे मूल्यों और संस्कारों का अंधानुकरण करती जा रही है। हमारे देश की संस्कृति और परंपराओं को कालबाह्य और त्याज्य मानकर उनकी अवहेलना कर रही है। आत्मनिर्भर हो जाने से युवक युवतियों का जीवन के प्रति बदला हुआ दृष्टिकोण, विवेकहीनता और जल्दबाजी में लिया जाने वाला फैसला या निर्णय नई पीढ़ी का जीवन सौंदर्य नष्ट कर रहा है। लेखिका के अनुसार नए मूल्यों को भारतीय संस्कृति, परंपराओं और संस्कारों की भूमि पर उतारकर स्वीकारना होगा। तो यहाँ पर ये जो पाठ है, इस पाठ में, प्रस्तुत पाठ में लेखिका आशा रानी होरा पत्र शैली में इन्होंने यह निबंध लिखा है। लेखिका अपनी पुत्री को रूढ़ि और परंपरा का अंतर बताते हुए कह रही है कि हमें जीवन में ऊंचा उठने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, परंतु अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता से कटकर नहीं। साथ ही लेखिका का यह भी कहना है कि किशोरियों की शंकाओं, परेशानियों, प्रश्नों, दुश्चिंताओं आदि के समाधान के लिए एक माँ या एक अच्छी सहेली, सखी को मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करना चाहिए। अब हम पाठ की ओर आते हैं। पेज नंबर 41 देखिए। मैं सबसे पहले परिच्छेद पढ़ूंगा और बाद में उसका विश्लेषण करूंगा। देखिए पेज नंबर 41। सुनो सुगंधा, तुम्हारा पत्र पाकर खुशी हुई। तुमने दोतरफा अधिकार की बात उठाई है, वह पसंद आई। बेशक जहाँ जिस बात से तुम्हारी असहमति हो वहाँ तुम्हें अपनी बात मुझे समझाने का पूरा अधिकार है। मुझे खुशी होगी तुम्हारे इस अधिकार प्रयोग पर। इससे राह खुलेगी और खुलती ही जाएगी। जहाँ कहीं कुछ रुकती दिखाई देगी वहाँ भी परस्पर आदान प्रदान से राह निकल ली जाएगी। अपनी अपनी बात कहने सुनने में बंधन या संकोच कैसा। पहले ही परिच्छेद में लेखिका यहाँ पर कहती है कि लेखिका अपनी पुत्री, जो सुगंधा नाम उसका सुगंधा है, वह अपनी पुत्री से कहती है कि इस रचना में अभी वह कॉलेज में उसने क्या किया है, प्रवेश किया है और उसका एक पत्र आया है। तुम्हारा पत्र पाकर खुशी हुई। वह अपनी पुत्री को कहती है कि तुम्हारा जो पत्र मिला है या मुझे मिला है, वह पाकर मुझे खुशी मिली है।
तुमने दो तरफा अधिकार की बात उठाई है, यानी कि यहाँ पर जो तूने दो तरफा या दोहरी बात यहाँ पर बताई है वो मुझे पसंद आ गई है। बेशक जहाँ जिस बात से तुम्हारी असहमति हो वहाँ तुम्हें अपनी बात मुझे समझाने का पूरा अधिकार है। लेखिका अपनी पुत्री को कहती है कि बेशक निसंदेह असहमति यानी राय न मिलना, तुझे अगर किसी बात में निसंदेह है या अड़चन है या तुझे किसी बात पर राय लेने की आवश्यकता है तो तू निसंदेह मुझे पूछ सकती है, यह तुम्हारा अधिकार है। और वहाँ तुम्हें अपनी बात मुझे समझाने का पूरा अधिकार है। वह अपनी पुत्री को कहते हैं कि तुम्हें पूरा अधिकार है कि तुम्हारी जो भी बात है वो मुझे तू कह सकती है। मुझे खुशी ही होगी तुम्हारे इस अधिकार प्रयोग पर, इससे राह खुलेगी और खुलते ही जाएगी। लेखिका कहती है कि तूने जो यहाँ पर मुझे अपनी मन में जो भी संदेह है वह संदेह या बात है वह कहने के लिए मुझे जो पत्र लिखा है उससे मुझे बहुत खुशी मिली है। और इससे क्या होगा कि एक राह खुलेगी, नया मार्ग यहाँ पर खुला हो जाएगा और खुलता ही रहेगा। यानी तुम्हारे मन में जो भी शंकाएं है उससे तुम्हारा जो भी मन है हल्का हो जाएगा, तुम्हारे मन के विचार यहाँ पर परिपक्व हो जाएंगे। जहाँ कहीं कुछ रुकती दिखाई देगी वहाँ भी परस्पर आदान प्रदान से राह निकल ली जाएगी। लेखिका कहती है कि तुम्हारा जो भी यहाँ पर शंका है कुशंका है वह शंका कुशंका यहाँ पर उस शंका से तुम रुक जाओगी। तो यहाँ पर आदान प्रदान से, आदान प्रदान इसका मतलब है लेना देना, तो अगर कुछ लेना देना यहाँ पर लेन देन करेगी तो तुम्हारी राह यहाँ पर खुल जाएगी। अपनी अपनी बात कहने सुनने में बंधन या संकोच कैसा? लेखिका अपनी पुत्री से यहाँ पर प्रश्न पूछती है या प्रश्न सवाल करती है कि अपनी अपनी बात जो है कहने और सुनने में बंधन नहीं है, कौन सा भी बंधन हमारे विचारों में नहीं होना चाहिए। पहला ही परिचय यहाँ पर अपनी पुत्री को समझाने की लेखिका कोशिश करती है। दूसरा परिचय देखिए, मैंने तो अधिकार की बात यूँ ही पूछी थी कि मैं उस बेटी की माँ हूँ जो जीवन में ऊंचा उठने के लिए बड़े ऊंचे सपने देखा करती है, आकाश में अपने छोटे छोटे डैनों को चौड़े फैलाकर। अब दूसरा जो परिचय है यहाँ पर लेखिका की पुत्री सुगंधा अपनी माँ को कहती है कि उसने अधिकार की बात यूँ ही पूछी थी और इस वजह से पूछी थी कि उसके मन में यहाँ पर ख्याल आया था कि मैं उस माँ की बेटी हूँ जो जीवन में ऊंचा उठने के लिए बड़े बड़े स्वप्न या सपने देखा करती है। लेखिका जिस तरीके से उसने यहाँ पर अपना यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर कार्य हम देखेंगे तो बहुत बड़ा इनका कार्य है और इनके कार्य को देखकर या माता की कार्य को देखकर पुत्री यहाँ पर उसके मन में भी यहाँ पर ख्याल आता है कि अपनी माँ की तरह ऊंची उड़ान भरने का स्वप्न या सपना यहाँ पर देखा करती है। आकाश में छोटे छोटे डैने को चौड़े फैलाकर, डैना इसका मतलब यहाँ पर आया है पंख, यानी अपने आकाश में अपने छोटे छोटे पंख जो है यहाँ पर फैलाकर आकाश में ऊंचा उठना वो चाहती है। आगे देखिए, धरती से बहुत ऊंचाई में फैले इन डैनों को यथार्थ से दूर समझकर भी काटना नहीं चाहती, केवल उनकी डोर मजबूत करना चाहती हूँ कि अपनी किसी ऊंची उड़ान में वे लड़खड़ा न जाए। सुगंधा जो लेखिका की पुत्री है, कन्या है, वो आगे कहती है कि धरती से बहुत ऊंचाई में
वह अपने पंखों को फैलाकर वह उड़ने की कोशिश करेगी। यथार्थ से, यथार्थ का मतलब यहाँ पर आया है यथार्थ यानी सच्चाई या वास्तविकता। जीवन में जो भी वास्तविकता है, सच्चाई है, वह लेकर यहाँ पर वह अपने अरमान, अपने विचार, इनको लेकर वह आकाश में ऊंचे उड़ान भरना चाहती है। केवल उनकी डोर मजबूत करना चाहती हूँ कि अपनी किसी ऊंची उड़ान में वे लड़खड़ा न जाए। वह जो लड़की सुगंधा है वह अपनी डोर जो है मजबूत बनाने की कोशिश वह कर रही है, ताकि उसकी जो डोर है वह लड़खड़ा न जाए, टूट न जाए। इसलिए कहना चाहती हूँ कि उड़ो बेटी उड़ो, पर धरती पर निगाह रखकर। अब यहाँ पर अपनी पुत्री को लेखिका कहती है कि तुम्हारा यहाँ पर जो भी सपना है ऊंचा उड़ने का या अरमान है ऊंचा बनने का, यह अरमान तू यहाँ पर आकाश में ऊंचा उड़ सकती है, लेकिन तेरी जो निगाह है, आंखें है, वो धरती पर हमेशा रहनी चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि धरती से जुड़ी डोर कट जाए और किसी अनजाने अवांछित स्थल पर गिरकर डैने क्षत विक्षत हो जाए। लेखिका कहती है कि अगर तुम्हारी आंखें या निगाह धरती पर न रहेगी तो तुम्हारी जो डोर है या बंद है वो यहाँ पर टूट जाएंगे। अनजाने या किसी राह पर अवांछित, अवांछित इसका मतलब यहाँ पर आया है जिसकी इच्छा तूने की गई है वह यहाँ पर तेरे सपने जो है यहाँ पर क्षत विक्षत, इसका मतलब है बुरी तरह से घायल होकर, लहूलुहान होकर यहाँ पर तू धरती पर गिर जाएगी। ऐसा नहीं होगा क्योंकि तुम एक समझदार लड़की हो, फिर भी सावधानी तो अपेक्षित ही है। वो अपनी बेटी को समझाती है कि तू ऐसा नहीं करेगी, लेकिन वह फिर भी उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुझे यहाँ पर सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अगला परिचय देखिए। यह सावधानी का संकेत ही है कि निगाह धरती पर रखकर उड़ान भरी जाए। उस धरती पर जो तुम्हारा आधार है, उसमें तुम्हारे परिवेश का, तुम्हारे संस्कार का, तुम्हारी सांस्कृतिक परंपरा का, तुम्हारे सामर्थ्य का भी आधार जुड़ा होना चाहिए। हमें पुरानी जर्जर रूढ़ियों को तोड़ना है, अच्छी परंपराओं को नहीं। लेखिका आगे अपनी पुत्री को, जिसका नाम है सुगंधा, उसको यहाँ पर समझाने की कोशिश करती है कि सावधानी किस तरीके से यहाँ पर बरतने की आवश्यकता है। तुम्हारी जो यहाँ पर सपने हैं आकाश में ऊंचे उड़ने के, तो यहाँ पर तुम अगर आकाश में ऊंची उड़ान भर रही हो तो तुम्हारा ध्यान धरती की ओर होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी परवरिश, तुम्हारे ऊपर हुए हुए संस्कार, तुम्हारी सांस्कृतिक परंपरा, तुम्हारी सामर्थ्य का आधार जो जुड़ा है वह धरती से ही जुड़ा है। इसके तुम्हें पहचान होनी चाहिए या तुम्हारे ध्यान में यह होनी चाहिए। हमें पुरानी जर्जर रूढ़ियों को तोड़ना है, अच्छी परंपराओं को नहीं। जर्जर का यहाँ पर मतलब है जो कमज़ोर व बेकार ऐसी रूढ़ी परंपरा है उसे हमें तोड़ना है, अच्छी परंपराओं को नहीं। परंपरा और रूढ़ी का अर्थ समझती हो ना तुम? तो इस अंतर को समझने के लिए अपने सांस्कृतिक आधार से संबंधित साहित्य अपने कॉलेज पुस्तकालय से खोज कर लाना, उसे ज़रूर पढ़ना। यह आधार एक भारतीय लड़की के नाते तुम्हारे व्यक्तित्व का अटूट हिस्सा है। इसलिए लेखिका कहती है कि तुम यहाँ पर परंपरा और रूढ़ी का अर्थ समझती हो ना? अगर तुम्हें परंपरा और रूढ़ी का अर्थ मालूम नहीं है तो इसे समझने के लिए, इसकी सांस्कृतिक आधार को समझने के लिए इस से संबंधित जो साहित्य है अपने कॉलेज के ग्रंथालय
पुस्तकालय से खोज कर लाना और उसे ज़रूर पढ़ना, क्योंकि यह आधार एक भारतीय लड़की के नाते तुम्हारे व्यक्तित्व का अटूट हिस्सा है, इसलिए तुम इसे अवश्य पढ़ना। लेखिका कहती है, बदले वक्त के साथ बदलते समय के नए मूल्यों को भी पहचान कर हमें अपनाना है, पर यहाँ पहचान शब्द को रेखांकित करो। बिना समझे बिना पहचाने कुछ भी नया अपनाने से लाभ के बजाय हानि उठानी पड़ सकती है। लेखिका यहाँ पर अपनी बेटी को कहती है कि बदलते वक्त के साथ या बदलते समय के साथ नए मूल्यों का पहचान करने की तुम्हें आवश्यकता है। और आगे वो कहती है कि पहचान इस शब्द के नीचे वो अंडरलाइन करने के लिए कहती है। क्यों? क्योंकि लेखिका कहती है कि बिना समझे बिना पहचाने कुछ भी नया अपनाने की कोशिश तुम मत करो, क्योंकि इससे तुम्हें लाभ के बजाय हानि ही होगी। इसलिए तुम यहाँ पर सब कुछ पहचान कर ही समझ लो। पश्चिमी दुनिया का हर मूल्य हमारे लिए नए मूल्य का पर्याय नहीं हो सकता। हमारे बहुत से पुराने मूल्य अब इतने टूट फूट गए हैं कि उन्हें भी जैसे तैसे जोड़कर खड़ा करने का मतलब होगा अपने आधार को कमज़ोर करना, या यूँ भी कह सकते हैं कि अपनी अच्छी परंपराओं को रूढ़ी में ढालना। यहाँ पर लेखिका कहती है कि पश्चिमी दुनिया के जो मूल्य है वे हमारे लिए नए मूल्य के पर्याय नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे पुराने मूल्य हैं जो अब इतने टूट फूट गए हैं कि उन्हें जोड़कर भी खड़ा करने का मतलब हमारे अंदर जो भी कमजोरियां हैं उन कमजोरियों को यहाँ पर हम लोगों के सामने लाने की कोशिश करते हैं। या यूँ भी कह सकते हैं कि अच्छी परंपराओं को रूढ़ी में ढालना। अच्छी परंपरा जो है वह रूढ़ी में ढालना। समय के साथ अपना अर्थ खो चुकी या वर्तमान प्रगतिशील समाज को पीछे जाने वाली समाज की कोई भी रीति नीति रूढ़ी है समय के साथ अनुपयोगी हो गए मूल्यों को छोड़ती और उपयोगी मूल्यों को जोड़ती निरंतर बहती धारा परंपरा है जो रूढ़ी की तरह स्थिर नहीं हो सकती। यहाँ पर लेखिका परंपरा और रूढ़ी के बीच में जो अंतर है उसे स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर कहती है, या परंपरा और रूढ़ी के बीच में जो अंतर है वो यहाँ पर अपनी लड़की को समझाने की कोशिश करती है। लेखिका कहती है कि परंपरा जो है वह वर्तमान प्रगतिशील समाज को पीछे ले जाने वाली समाज की कोई भी रीति नीति रूढ़ी है। समय के साथ अनुपयोगी हो गए मूल्यों को छोड़ती और उपयोगी मूल्यों को जोड़ती निरंतर बहती धारा परंपरा है। परंपरा क्या है? तो जोड़ने का काम करने वाली, रीति और नीति को जोड़ने का काम करने वाली। रूढ़ी जो है उसको जोड़ने का काम करने वाली वह बहती धारा है। नदी के समान यहाँ पर जो नदी की धाराएं रहती है वह बहती ही रहती है, उसके समान परंपरा रहती है। और जो रूढ़ी है, रूढ़ी यहाँ पर हमेशा स्थिर रहती है। यही अंतर दोनों में है। रूढ़ी स्थिर है, परंपरा निरंतर गतिशील होती है। एक निरंतर बहता निर्मल प्रवाह जो हर सड़ी गली रूढ़ी को किनारे फेंकता है और भीतरी बाहरी देशी विदेशी उपयोगी मूल्यों को अपने में समेटता चलता है। लेखिका कहती है कि यही अंतर दोनों में है। रूढ़ी क्या करती है? स्थिर रहती है, तो परंपरा निरंतर गतिशील रहती है। एक निरंतर बहता रहता है निर्मल प्रवाह की तरह जो हर सड़ी गली रूढ़ी को किनारे फेंकता है। हम अक्सर देखते हैं कि किसी भी समंदर का प्रवाह हो या नदी का प्रवाह हो, उसमें जो भी यहाँ पर
मैला कचरा जो भी होता है वह किनारे के लिए यहाँ पर नदी क्या कहती है, अपने से अंदर वह अंदर से बाहर फेंकने का वह प्रयास करती है। उसी तरीके से यहाँ पर परंपरा जो है, परंपरा भी अपने से जो भी बेकार की चीज़ है वो बाहर फेंकने की कोशिश करती है। देसी विदेशी उपयोगी मूल्य को अपने में समेटता चलता है और हम क्या करते हैं कि देशी विदेशी उपयोगी मूल्यों को यहाँ पर अपनाते हैं। अब यहाँ पर इस पाठ में जो नए शब्दार्थ आए हैं उसको हम देखते हैं। बेशक इस शब्द का अर्थ है निसंदेह। असहमति इसका अर्थ है राय न मिलना। परस्पर इसका अर्थ है आपस में। आदान प्रदान इसका अर्थ है लेना देना। डैना इसका अर्थ है पंख। अवांछित इसका अर्थ है जिसकी इच्छा न की गई हो। इसका अर्थ है क्षत विक्षत, इसका अर्थ है बुरी तरह से घायल या लहूलुहान। जर्जर इसका अर्थ है जो कमजोर व बेकार हो। मुहावरे, इस पाठ में जो मुहावरे आए हैं उसको हम देखते हैं। पहला मुहावरा है धरती पर निगाह रखना, इसका अर्थ है वास्तविकता से जुड़े रहना। दूसरा मुहावरा देखिए फलीभूत होना, इसका अर्थ है परिणाम निकल आना। तीसरा मुहावरा है राह का रोड़ा बनना, यानी उन्नति में बाधा बनना। चौथा मुहावरा है कन्नी काटना, इसका अर्थ है निकल जाना। मुहावरा है आगाह करना, इसका अर्थ है सूचित करना। यहाँ पर यह इस सुनो किशोरी इस पाठ का पहला भाग यहाँ पर समाप्त होता है। अगले भाग में इसके आगे का जो भाग है मैं आपको पढ़ाऊँगा। धन्यवाद।